4 बहनों में मैं सबसे खूबसूरत थी। मेरी सारी बहनों की शादी हो चुकी थी। सब अपने अपने घर की हो गई थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया था। दुल्हन हमेशा अपने ससुराल में जाकर खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो मेरा पति शादी की पहली रात में ही अस्पताल पहुँच गया था। ये लोग पढ़े लिखे समझदार थे, अमीर थे, इसलिए ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या पता, दिल में सोच रही हूँ कि कहीं मैंने ही तो कुछ नहीं किया। पर जब डॉक्टर ने हमें ये बताया कि उसे जहर दिया गया है, तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। भला मैं अपने पति को जहर क्यों देती? मुझ पे किसी का शक नहीं था और मैंने ऐसा किया भी नहीं था। पर यह किसने किया? खैर, जिसने भी किया था वो बचने वाला नहीं था। हम उसे बाद में पकड़ ही लेते। अभी सब मेरे पति की जिंदगी की दुआ करने लगे, लेकिन मेरा पति इस दुनिया से चला गया। उसे इतना ज्यादा जहर दिया गया था कि उसके जिस्म के सारे जरूरी अंग फेल हो गए। उसे आखिरी वक्त में कुछ बोलने की मोहलत भी नहीं मिली। मेरे हाथों में अभी सुहाग की मेहंदी लगी थी, आंखों में ख्वाब थे, दिल में अरमान थे। मैं तो अभी कुछ घंटों की दुल्हन थी कि मेरा दूल्हा इस दुनिया से चला गया। लोग मुझे डायन कहने लगे, मुझे बुरा भला कहने लगे। मेरे पति की आखिरी रस्में पूरी कर दी गईं। फिर सब इस बात पर सर जोड़ के बैठ गए कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा भला दुल्हन के कमरे में गया था, लगता है दुल्हन ने कुछ किया है। शायद ये हमारे दुश्मनों की भेजी हुई है। हमारे तो इतने सारे दुश्मन हैं। उन सब ने ये इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा दिया। मैं चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, पर कुछ नहीं कर पाई। मेरे माँ बाप भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सके। मैं जेल चली गई। जब जेल में दाखिल हुई तो सब लोगों ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझे बालों से पकड़कर ज़मीन पर धक्का दे दिया। उसने कहा कि हम सब यहाँ पर गुनाह करके ही पहुँचे हैं। हमने कोई ना कोई बुरा काम किया है, लेकिन अपने ही पति को शादी की रात जहर देना एक निहायत घटिया काम है। तू तो इतनी खूबसूरत है, लगता है तेरा किसी और के साथ चक्कर था, तभी तो तूने अपने पति को मार डाला। अपने आशिक के साथ मिलके अपने पति को कहानी में से निकाल के बाहर फेंका। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी माँ को ये सब सुनना पड़ रहा था। मेरी बहनों के घर में उनको भी ताने पड़ रहे थे कि तुम्हारी बहन तो ऐसी निकली, इसने तो अपने पति को ही जहर दे दिया। उनकी जिंदगी भी मुश्किल हो रही थी और मैं दिन रात रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मेरी जिंदगी में एक अजीब सी रात आई। वो जेल की जेलर थी। वो बड़ी ही अजीब सी औरत थी, बहुत लंबे कद की थी और ज़रा सी बात पर हाथ उठाती थी। थोड़ी सी गलती होती तो माफ़ नहीं करती थी। एक दिन वो मेरी कोठरी में आई। मैं फ़िलहाल इस कोठरी में अकेली थी क्योंकि मेरे साथ कोई औरत नहीं थी। उसने कहा कि तेरा नाम ही गुंजन है। मैंने कहा जी। वो बोली वही जो अपने पति को मार के आई है। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने पति को नहीं मारा, उसको किसी दुश्मन ने जहर दिया था। मैं तो उसको दिल से अपना हमसफ़र मानती थी। उसने कहा सफाइयाँ नहीं चाहिए मुझे, मेरे साथ मेरे कमरे में आ जा। मैं उसके कमरे में गई तो वहाँ पर बहुत रोशनी थी। उसने मुझे गौर से देखा। उसने कहा कि तू तो बला की खूबसूरत है। खैर, अब तूने मारा हो या किसी और ने, वो तो मर गया है। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है? मैं हैरान हुई कि मैं जेल में हूँ और ये मुझसे क्या पूछ रही है। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि कभी कभी जिसका कोई भी सहारा नहीं होता या फिर केस लड़ने वाला नहीं होता, उसके लिए केस पुलिस लड़ती है और उसे निकाल लेती है। शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ जाती। मैंने कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वो कुछ खा रही थी और मेरी बात सुन रही थी और ऐसे खा रही थी कि जैसे कोई जानवर खाता हो। चिकन की बोटियां हाथ में उठाकर अपने मुंह से नोच नोच कर खाने में बिजी थी। उसने कहा और क्या करना चाहती है? मैंने कहा मेरी माँ अकेली है, मेरी सारी बहनें अपने घर की हो गई हैं। मैं अपनी माँ के साथ जाकर रहूँगी। मैं अपनी सभी बहनों से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हूँ, कोई नौकरी कर लूँगी। उसने कहा और क्या करेगी? मैंने कहा और अपनी माँ का ख्याल रखूँगी और ज़माने में जो मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं उन्हें मैं गलत साबित करूँगी। उसने कहा अच्छा, धंधा करेगी? जब उसने ये बात की तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा क्या मतलब, ये आप क्या कह रही हैं? उसने कहा सीधी बात है भाई, सीधे तरीके से कर रही हूँ। उसने मुंह से हड्डी निकालकर एक तरफ फेंक दी। इतनी है खूबसूरत
तो ये काम तेरे लिए सबसे अच्छा है। मैंने कहा नहीं, मैं शरीफ खानदान से हूँ। उसने कहा हाँ, तभी तो अपने पति को मार कर आई है। मैंने कहा मैंने अपने पति को नहीं मारा, ना ही मैंने उसकी जान ली है। और जोर से चिल्लाई तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसने कहा धंधा करेगी या नहीं। मैंने कहा ये सब कुछ करते हो तुम यहाँ पर। उसने कहा हाँ करते हैं, जब तेरे जैसी कोई खूबसूरत लड़की आती है तो फिर करना ही पड़ता है, वरना तो यहाँ पर सारी उजड़ी हुई और बिगड़ी हुई बूढ़ी उम्र की औरतें आती हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन तेरे जैसे पीस इस जेल में कभी कभी ही आती है। हम हाथ से मौका जाने नहीं देना चाहते। अरे हमारी पगार से तो हमारा 10 दिन का खर्चा भी नहीं निकलता, इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है। बेबी ये दुनिया है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। उसने कहा चल, मुझे तो तेरी रजामंदी जाननी थी। अगर तू आराम से मान जाती तो मामला जरा सीधा हो जाता, लेकिन अब तू आराम से नहीं मान रही तो फिर खैर हम जबरदस्ती कर लेंगे। मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ कि जैसे मैंने अपनी मौत देख ली हो। मैंने कहा क्या मतलब, जबरदस्ती कर लोगे? उसने कहा फिर और क्या करें, मौका नहीं जाने दे सकते। उसने 2 औरतों को बुलाया जो मुझे जबरदस्ती कहीं ले जाने लगी। मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो मुझे एक जेल में बंद करके चली गई, लेकिन ये वो जेल नहीं थी जहाँ पर मैं पहले रह रही थी। ये एक छोटा सा कमरा था। मेरे दिमाग में अभी भी मेरे पति की यादें थी। 2 घंटे बाद मुझे वापस मेरी कोठरी में फेंक दिया गया। वहाँ पर कोई नई औरत आई थी जो अब वो मेरे साथ रहने वाली थी। मैं चुपचाप बैठी रही। अब मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरी जिंदगी जेल में गुजर रही थी। मेरे साथ बुरे से बुरा हो गया था। मेरी आंखों से आंसू थमते ही नहीं थे। इस जेल में मेरी इज्जत के साथ बार बार खेलने लगे। यहाँ पर कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, इसीलिए उसकी सारी नज़र मुझ पर ही थी। मैं हैरान होती थी कि ये किस किस्म की औरत है, ये किसकी माँ है और किसकी बीवी है। उसने अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दी होगी। इसको सारी जेल की औरतें बद्दुआएं देती थी, कहती थी कि ये मर जाए, और फिर एक दिन जाने किसकी बद्दुआ ही लग गई कि वो जेल की छत से गिर गई। लेकिन हमें ज़्यादा दिन तक सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद फिर से एक बहुत ही सख्त किस्म की जेलर औरत वहाँ पर आई। पर यह हमसे कोई उल्टा काम नहीं करवाती थी। मेरे अच्छे रवैये की वजह से और कम उम्र की वजह से फिर से मेरा केस ओपन करवा लिया गया। जो नए नए वकील बने होते हैं और उनको ऐसे केस की फाइल दे दी जाती है जिनका कोई भी नहीं होता, तो ये केस लड़के तजुर्बा हासिल करते हैं। मेरी फाइल भी शायद किसी वकील के हाथ लगी थी। वो भी एक औरत थी। उसने मुझे मजलूम जाना और मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा ये बात तो कोई पागल भी समझ सकता है कि अगर किसी औरत की शादी इतने अमीर आदमी से हो रही है तो वो पहली ही रात उसे जान से क्यों मारेगी, जबकि अगर वो उसकी बीवी बनी रहेगी तो उसे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जब किस्मत में कुछ बुरा होना होता है तो इस तरह की बातें एक तरफ ही चली जाती हैं और उन पर कोई गौर भी नहीं करता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने वाकई में मेरी मदद की और 11 महीने के ट्रायल के बाद मुझे जेल से आज़ादी मिल गई थी। मैं पूरे 4 साल के बाद बाहर निकली थी। जब मेरी शादी हुई तो इस वक्त मेरी उम्र 24 साल की थी। मैं अभी भी खूबसूरत थी। सोचा कि किसी की बीवी बनकर बाकी की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारूंगी। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती थी। मुझसे मिलने कोई नहीं आया था, लेकिन मेरी आज़ादी की खबर मेरे घर वालों को दे दी गई थी। ये उस वकील ने मुझे बताया था। खैर मैं अपने घर चली गई तो वहीं पर मेरी एक बहन बैठी थी जो मेरे तीसरे नंबर वाली बहन थी। शायद वो माँ से मिलने आई थी। मैंने उसे देखा तो मैं गले से लगाने की कोशिश की। आखिर मैं अपनी बहन को इतने अरसे के बाद जो देख रही थी, लेकिन उसने मुझे दूर झटक दिया था और कहने लगी तू कहाँ से आई है? कल मोहल्ले में तेरी वजह से हमारे सारे खानदान की इतनी बेइज्जती हुई और तू मुंह उठाकर यहाँ आई है। मैंने कहा मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा कौन सी माँ? तेरी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो तो ज़माने की बातें सुन सुनकर ही मर गई और तेरी वजह से मेरा तलाक भी हो गया। सबने कहा कि तेरी बहन ने अपने पति को जहर दे दिया है, उसे जहर दे के जान से मार डाला, तो तू भी अपने पति को जान से मार देगी। ये घर माँ ने मेरे नाम कर दिया। मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और तेरे लिए अब यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी। बाद में पता चला कि उसने इस घर के बदले में
किसी और व्यक्ति से शादी की है, यानी किसी को ये कहा है कि वो ये घर उसके नाम कर देगी। बस वो उससे शादी करे और उसका और उसके बच्चों का खर्चा उठाए, क्योंकि उसके पास कमाने वाला कोई नहीं था और आजकल में उसकी शादी थी। ये सब मुझे सामने वाली आंटी ने बताया था, जिन्होंने मुझे देखा तो मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लिया। लेकिन मैं वहाँ हमेशा नहीं रह सकती थी। सुबह फिर से मैं अपनी बहन के पास गई तो वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, भगवान तुम्हें खुश रखे। मैं इधर उधर फिरती रही और रात हो गई तो मैं सड़क पर बैठकर रोने लगी। अब मैं कहाँ जाती और किधर जाती। शायद इस औरत ने ठीक ही कहा था कि ये दुनिया बड़ी जेल है और तुम छोटी जेल में आ गई हो। वहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि अब रात थी और मैं एक इतनी खूबसूरत लड़की सड़क पर बैठी थी, अकेली और बेसहारा। मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। मैं आसमान की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने सामने देखा तो एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था। शायद वो कोई फकीर था, भीख मांगता मांगता यहाँ वहाँ फिर रहा था। मैं सोचने लगी, क्या मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही होगी? क्योंकि अब अगर मुझे ज़िंदा रहना था तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। क्या मैं भी सड़कों पर भीख मांगती फिरूंगी? ये वही मोहल्ला और वही शहर था जहाँ मेरी जवानी और मेरा बचपन गुजरा था। यहाँ पर मेरी सहेलियाँ थी, रिश्तेदार थे, दुकानदार भी मुझे जानते थे। क्या वो सब मुझे भीख मांगते हुए देखेंगे? मैंने सोच लिया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। शायद मुझे बहुत पहले ही खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो उसी समय मर जाना चाहिए था जब मेरा पति मर गया। उसके साथ मेरी भी लाश निकलती तो मुझ पर इतने जुल्म नहीं होते। हाँ, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची, लेकिन अब अगर मेरे दिल में ये बात आई थी तो मुझे इस पर अमल भी करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बस सुबह हो जाती और मुझे मौत का कोई बहाना मिल जाता। लेकिन अभी मैं वहीं पर बैठी रो रही थी कि कुछ बड़ा अजीब सा हुआ। मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं हैरान रह गई थी। ये तो वही फकीर था जो थोड़ी देर पहले मेरे सामने था। मैं डर के पीछे हट गई। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे? उसने कहा कि तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं इसी मोहल्ले का हूँ। यहाँ पर भीख मांगते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। उसकी आवाज़ जवान सी लग रही थी, लेकिन हुलिया बूढ़ा सा था। मैंने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? मैं मजबूत तरीके से उससे पेश आ रही थी। कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, अच्छा, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, इसलिए मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो? तुम्हें पता है कि मैं बदनाम हूँ। मुझे लोग मनहूस कहते हैं, यहाँ तक कि कातिल भी समझते हैं। मैं जेल काट कर आई हूँ, इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो? उसने कहा कि तुम जो भी समझ लो, पर क्या तुम ये नहीं जानती कि अब अगर किसी ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ क्या होगा? मैं खामोश सी हो गई थी, क्योंकि बात तो ऐसी ही थी। उसने कहा कि मुझसे शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये सुनकर एक तरफ बैठ गई और रोने लगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इस बात पर वो ज़्यादा खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि फिर आओ मेरे साथ। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले गया। मैंने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा था, लेकिन चेहरे से क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी शादी हो गई। मेरे सामने बस शादी के पेपर आए थे और मैंने उन पर दस्तखत कर दिए थे। मैंने उस पर कुछ भी देखा या पढ़ा नहीं था। उसने कहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मुझे उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बस पनाह चाहिए थी, 2 वक्त की रोटी और इज्जत चाहिए थी। वैसे भी जितना कुछ मेरे साथ हो चुका था, मुझसे कोई शरीफ आदमी शादी नहीं करने वाला था। मेरी खूबसूरती मेरे लिए ही लानत बन गई थी और मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया था। पर मैं हैरान हुई कि वो मुझे शादी करके घर में ले आया। वहाँ एक बेड था, वहाँ पर कुछ कपड़े भी रखे थे। उसने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम जैसी भी हो मेरे लिए तो मेरी दुल्हन हो। मैं भी मुंह हाथ धो के आता हूँ। जब वो वापस कमरे में दाखिल हुआ तो उसको सामने देखकर मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मैंने कहा कि आप तो मर गए थे, अब यहाँ पर कैसे आ गए? ये देखकर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो मेरे पास बैठा था। मैं फिर से चीख उठी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। उसने कहा कि मैं मरा नहीं था, मुझे जहर दे दिया गया था, लेकिन मैं जिंदा था।
पर मैंने डॉक्टर्स को कहा कि वो मुझे मरा हुआ साबित करें। और उसके बाद क्या तुमने मेरा मरा हुआ चेहरा देखा था? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा भटकाया गया कि मैं तो कुछ भी नहीं देख सकी। उसने कहा कि मैंने जानबूझकर अपने आप को मरा हुआ साबित किया था, क्योंकि अगर मैं बच जाता तो वो सारे मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर दी। उन्होंने बहुत बड़ा जाल बिछाया था मेरी जायदाद हासिल करने के लिए। मेरे सौतेले बहन भाई और सौतेली माँ ने ये सब कुछ किया था। मैं बच तो गया था, लेकिन जहर ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। मैं 2-2.5 साल तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। पता नहीं किस तरह मुझे बचा लिया गया। मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी मदद की थी। फिर पता चला कि तुम्हें जेल में भेज दिया गया है। मैंने ही उस वकील औरत को वहाँ पर भेजा था और तुम्हें निकलवाया था। तुम्हें निकलवाना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं अपने आप को जिंदा साबित नहीं करना चाहता था। मैंने किसी तरह तुम्हें बाहर निकलवाया और तुम्हारे पीछे पीछे ही था। मैं फकीर का हुलिया बनाकर आया था। उन लोगों ने जिस जायदाद का कब्जा किया था वो सिर्फ 70% ही थी। अभी भी 30% जायदाद मेरे पास है, लेकिन मैं खून खराबा नहीं चाहता। वो लोग कभी हमें जीने नहीं देते, इसलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मुझे वापस मिल गई हो और हम दूसरे शहर चले जाएंगे, जहाँ मेरे बाबा का एक और बंगला था और थोड़ा बहुत कारोबार भी। हम उधर ही रहेंगे। मुझे माफ़ कर दो कि ये सब करने में मुझे बहुत समय लग गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने पति के गले लगकर रोने लगी। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो भी अजीब दर्द की हालत में आ गया था। फिर उसने कहा कि सब कुछ एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।